ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 411। शैतान ने ज़ेरास को बुलाया। 3 नहरें अंतहीन रूप से फैली हुई थीं, लेकिन ज़ेरास को जल्द ही एक निकास मिल गया और वह तुरंत नहर से बाहर निकल गया। और जो बाहर निकला वह चूहा नहीं बल्कि एक जियारन था। जब उसने जियारन को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसे एक अजीब सी नज़र से देखा गया, क्योंकि वह आधा नंगा था और इससे वह और भी ज्यादा मुस्कुराया और वह एक ऊंची इमारत में चला गया। फिर उसने कांच का दरवाज़ा सावधानी से बंद किया। उसकी भयावह मुस्कुराहट उसके कानों तक फैल गई। एविर का शरीर तुरंत तेजी से उस जगह के चारों ओर घूम गया। उसकी आंखें एक हरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं, जिससे वह विभिन्न संरचनाओं को पूरी तरह से भेदने में सक्षम था। वह सड़कों के चारों ओर तेजी से घूम रहा था जब अचानक वह रुक गया, क्योंकि उसने अपने पैरों के नीचे जमीन पर देखा और बहते हुए हरे तरल को देखा। इसके स्रोत को देखने के लिए मुड़ते हुए वह एक विशाल संरचना को देख सकता था और उसका दिल लगभग उसके गले से बाहर निकल रहा था। उसने कांच का दरवाजा खोला, तभी हरे खून की एक नदी बाहर की ओर फूट पड़ी और वह उसके घुटनों तक डूब गया, जिससे सड़कों पर जाग रहे अन्य जियारन चिल्लाने लगे। तुरंत ईवीर की रीढ़ ठंडी हो गई, क्योंकि उसने सैकड़ों जियारन को हिंसक रूप से चीरते हुए देखा। चारों ओर मस्तिष्क रस, पेट फटा हुआ, मारे गए लोगों के चेहरों पर अभी भी भयावहता मौजूद थी। राक्षस, वह एक राक्षस है, ईवीर ने अविश्वास से कहा जब अचानक खून की एक बूंद उसके कानों पर गिरी और उसने अपनी नज़र ऊपर की ओर घुमाई। और वहां यह उसके लोगों के खून में लिखा था। ये कुल 170 है। अगला स्कोर जानने के लिए दाईं ओर 5वीं इमारत देखें। शब्द स्पष्ट रूप से लिखे गए थे, क्योंकि एवीर तुरंत दरवाजे से बाहर निकला और अपनी सबसे तेज गति से 5वें दरवाजे की ओर भागा। उसके पैर दरवाजे से बाहर निकल रहे थे और जब उसने वही देखा तो उसके सिर की नसें फूल गईं। ये वही नरसंहार था, सिवाय इसके कि इस बार यह पागलपन की हद तक और उससे भी ज्यादा संख्या में था। उसने अपना सिर छत की ओर घुमाया और संदेश देखा। कुल 230 हैं, यानी कुल 400। मैं कहना भूल गया, तुम अभी मेरे पास से गुजरे हो, बाईं और तीसरी इमारत से। तुम्हें शायद उस जगह की भी जांच करनी चाहिए, शायद मैं अभी भी वहां रहूंगा। बकवास का टुकड़ा। ईवीर ने दहाड़ते हुए तुरंत उस दिशा की ओर भागा जहां से वह आ रहा था, लेकिन उसने पहले ही इमारत के सामने खड़े जियारन लोगों की भीड़ को देखा। गुस्से से भरे भाव के साथ उसने भीड़ को जोर से धकेला और उस जगह को देखा जहां शव छत पर लटके हुए थे और खून से लथपथ काले डिब्बे थे और लाशें जमीन पर इतनी ढेर हो गई थीं कि वे लगभग छत तक पहुंच गई थीं। और बड़ी दीवार की ओर देखने के लिए मुड़ा। संदेश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। यहाँ कुल 596 हैं। ये कुल 996 बनाता है। ऐसा लगता है कि मैंने खेल लगभग जीत लिया है। ध्यान रहे, मैं वर्तमान में जियारन के समूह में आपसे केवल 3 मीटर पीछे हूँ। उनमें से कुल 4 गिरेंगे और यह खेल खत्म हो जाएगा। चौड़ी आंखों से देखो कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी जाति के कुल 4 लोगों को कैसे मारूंगा और तुम वहां खड़े होकर बेवकूफ़ी से देख सकते हो। तुरंत ईवीर का चेहरा बदल गया और साथ ही जियारन की भीड़ का चेहरा भी बदल गया, जो सभी धीरे धीरे एक दूसरे को देखने लगे और सब कुछ तुरंत शांत हो गया। स्लैश। सुनने में यह आवाज़ अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म थी और अचानक एक व्यक्ति सिर के बल जमीन पर गिरा। उसकी गर्दन पर 3 कट के निशान थे जो लगातार खून से लथपथ थे। कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर ऐंठ गया, फिर वह आखिरकार पूरी तरह से रुक गया। तुरंत भीड़ से तीखी चीख गूंजी और ईवीर गुस्से में दहाड़ने लगा। तुम सब भागो। तुरंत ही जियारन की भीड़ सभी दिशाओं में भाग गई, क्योंकि ईवीर की आंखों में एक गहरा हरा रंग चमक उठा। उसने सब कुछ देखा और तुरंत ही उसकी नज़र एक असामान्यता पर पड़ी। उसी पल भागती हुई भीड़ के बीच एक और शरीर जमीन पर गिर गया और ईवीर तुरंत तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ तुरंत कंधे तक पहुंचते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने का मात्र बल कंधे की हड्डी को खून से लथपथ करने के लिए पर्याप्त था और जियारन सदमे में चिल्लाया, तुमने गलत आदमी को चुना। शब्द हर तरफ से गूंज रहे थे, क्योंकि ईवीर ने तेजी से अपना सिर घुमाया और यह पता लगाने की कोशिश की कि आवाज़ कहां से आ रही है, और तभी उसके कानों में एक और मृत शरीर जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया, जबकि उसने महिला जियारन को देखा जिसका शरीर अपनी अंतिम सांस लेने से पहले जमीन पर गिरता रहा। बाईं ओर से तीखी चीख निकली और ईवीर ने अपना चेहरा बाईं ओर घुमाया और आखिरकार विसंगति को पाया। वह युवक अब उसके जैसा जियारन बन गया था और उसके गहरे लाल पंजे वर्तमान में महिला की गर्दन पर रखे हुए थे और उसका हाथ उसे कसकर पकड़े हुए था और उसे हिलने से रोक रहा था। अच्छा, ऐसा लगता है कि हमारा खेल जल्दी खत्म हो गया, ईवीर, ज़ेरस ने कहा जैसे ही ईवीर तुरंत आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन महिला की तीखी चीख उसके कानों में गूंजी और खून उसकी गर्दन से नीचे लुढ़क गया, तो वह तुरंत धीमा हो गया। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है न ईवीर? ज़ेरस ने एक शानदार मुस्कान के साथ पूछा, जबकि उसके लाल बालों से ताज़ा हरा खून टपक रहा था। उसे जाने दो अब, ईवीर ने गुस्से से लाल आंखों से धमकी दी। छी छी छी,
तुमने ही उन सभी की जान ली, ईवीर। तुम गुस्से में आ गए और अंधे चूहे की तरह तुम्हें गुमराह किया गया। अगर तुम शांत हो जाते और अपनी आंखों से हर इमारत को ठीक से जांचते तो तुम तुरंत मुझे पकड़ लेते और शायद उनकी जान बचा लेते। ये तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझे बिना ठीक से जांचे परखे ही पकड़ लिया कि मैं कौन हूं या क्या हूं। उस एक गलती की वजह से कुल 999 लोग मारे गए। तुमने उन्हें बचाने का वादा किया था, लेकिन अब तुम विफल हो गए। तुमने अपना वचन नहीं निभाया, ईवीर। और अब एक और आत्मा उस संख्या में शामिल हो जाएगी। कृपया, मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे छोड़ दो, कृपया उसे छोड़ दो, ईवीर ने गुस्से से भीख मांगी, जबकि ज़ेरा के चेहरे पर उदासी का भाव दिखाई दिया। मुझे बहुत खेद है, ईवीर। तुम्हारे विपरीत मैं अपने वचन का पक्का आदमी हूं, नहीं। स्प्लैश। अध्याय 412, एक बड़े खतरे को पहचानना। उसकी गर्दन से खून बेरहमी से बहकर जमीन पर हरे रंग की एक खूबसूरत छींटे के रूप में फैल गया, और तुरंत ही उसके पैर लड़खड़ा गए और वह सिर के बल नीचे गिर गई। उसका सिर उसकी गर्दन से दूर लुढ़क गया और ईवीर के पैर की उंगलियों को छू गया। दहाड़। तुरंत ही ईवीर के मुंह से क्रोध, गुस्सा और पछतावे की दहाड़ निकली और वह तुरंत ज़ेरास के सामने आया और आगे की ओर मुक्का मारा। मुक्का देखते ही ज़ेरा की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि मुट्ठी तुरंत गायब हो गई, और जो उसने देखा वह एक बेहद शक्तिशाली प्राचीन योद्धा था जो मुट्ठी मार रहा था। उसी दुनिया के अवतार की तरह पहला आगे की ओर गरजता हुआ ज़ेरास के करीब आ गया, लेकिन तुरंत ज़ेरास ने अपनी मुस्कान वापस पा ली और उसने बस अपनी गर्दन को एक तरफ कर लिया और उसे चकमा दे दिया। धमाका। उसके पीछे की जगह टुकड़े टुकड़े हो गई और ज़ेरास की ओर तुरंत एक और मुक्का फेंका गया, क्योंकि वह 3 कदम पीछे हट गया और एक बार फिर पहले वाले को चकमा दे दिया। धमाका, धमाका। अगले 2 मिनट में जो हुआ वह ये था कि ईवीर अपना दिमाग खो बैठा और बेतहाशा आगे की ओर मुक्का मारता रहा, जबकि ज़ेरास बस तेजी से पीछे की ओर खिसकता रहा, हर मुक्का चकमा देता रहा। उसकी मजाकिया मुस्कान एक बार भी उसके चेहरे से नहीं हटी। छेद। हवा हिंसक रूप से छिद गई, क्योंकि ज़ेरास ने अचानक अपने चेहरे पर मुक्का मारा और तुरंत अपनी पूंछ से ईवीर की गर्दन को छेद दिया, लेकिन जियारन ने उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। पूंछ पर लगे तीखे कांटे से ईवीर के हाथ कट गए और खून बहने लगा, लेकिन जैसे कि दर्द के प्रति अंधा हो, ईवीर की पूंछ पर पकड़ मजबूत हो गई और उसने तुरंत ताकत लगाई, जबकि ज़ेरा का हाथ तुरंत अपने पैरों से ऊपर उठा और बेतरतीब ढंग से दूर एक संरचना में जा गिरा। तुरंत ही उसका पूरा शरीर आगे की ओर उछल गया और जब ऐसा लगा कि वह अपना सिर संरचना से टकरा देगा, ज़ेरास ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे धीरे से दीवार पर टिका दिया। फिर उसने खुद को संरचना के शीर्ष पर उछालने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तुरंत ही जिस जगह को उसने कुछ सेकंड पहले छुआ था वह जगह तुरंत ढह गई, जिससे उस जगह के चारों ओर ब्लॉक और पत्थर की बौछार होने लगी। हमने साथ में जो समय बिताया वह मजेदार था, ईवीर। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, ज़ेरास ने कहा और इमारत के ऊपर से ईवीर को एक खूबसूरत मुस्कान दी, जबकि उसने देखा कि जियारन ने गुस्से में अपने दांत कस लिए थे। तुम बस एक बेकार का टुकड़ा हो जो मुझसे एक एक करके नहीं लड़ सकता और बहुत कमज़ोर लोगों को मारने का सहारा ले रहा है। अगर तुम इतने मजबूत हो तो तुम मुझसे सीधे लड़ोगे। ईवीर जोर से दहाड़ा और ज़ेरास ने खुद को हंसाया। मैं एक काया और कमज़ोर व्यक्ति हूं जो एक एक करके लड़ने से इनकार करता है। ठीक है, ये बिल्कुल और पूरी तरह से सही है। अब क्या तुम संतुष्ट हो? कमीने, बाद में मिलते हैं, ईवीर। और सावधान रहना, क्योंकि मैं शायद वह कृंतक हो सकता हूं जिस पर तुमने लगभग कदम रखा था, या वह बूढ़ा आदमी जिसका तुमने अभिवादन किया था, या वह हॉट लड़की जिसके साथ तुम सोना चाहते हो। और शैतान जानता है कि जब मैं तुम्हारे इतने करीब आ जाता हूं तो मैं किस तरह का काया हो सकता हूं। हे, ईवीर के कानों में शैतानी हंसी गूंजी जब उसने उसे गायब होते देखा। और तुरंत ज़ेरास चला गया। केवल ईवीर अकेला जमीन पर खाली खड़ा रह गया, 2 लोगों की लाशों के साथ और लोगों की लाशों से भरे ढांचे से हरे रंग का खून बह रहा था। लानत है, लानत है, ईवीर जोर से चिल्लाया और तुरंत उसका फोन, एक आयताकार कांच का उपकरण, बज उठा जैसे ही उसने अपने हाथ जेब में डाले और कॉल उठाया। बस ईवीर, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? हमें उस नरसंहार की खबर और फुटेज मिली है जिसके बारे में कहा गया था कि वह तुम्हारे सेक्टर में हुआ था। कृपया मुझे बताएं कि यह झूठ है, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने आपके लिए अनुरोध किया है। क्रश। तुरंत ही त्रिकोणीय उपकरण को टुकड़ों में कुचल दिया गया और हिंसक रूप से जमीन पर फेंक दिया गया, जबकि ईवीर के माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखें हरे से पूरी तरह लाल हो गई थीं, लेकिन उसने इस भावना को दबा दिया और तुरंत विपरीत दिशा की ओर बढ़ गया। जैसा कि ज़ेरास ने कहा था, वह मदरशिप के इस सेक्टर का प्रभारी था, और अब जब उसकी बटालियन के 1000 लोग मर चुके थे, वह बहुत ही मुश्किल में था। लेकिन जिस मुश्किल में वह अभी फंसा था, उससे भी ज्यादा भयावह वह था जो उसके दिमाग में चल रहा था। कुछ मिनट पहले हुई तबाही की भयावहता, सिर्फ वही जानता था कि वह किस खौफ से गुजरा था। और अपनी बटालियन के हजारों लोगों के मरने की बात तो भूल ही जाए, वह अच्छी तरह जानता था कि अगर ठीक से ध्यान न दिया गया तो ये सब लोगों की जान ले सकता है। उच्च अधिकारियों को जल्द से जल्द इस बारे में पता होना चाहिए।
अगर उसे लंबे समय तक बिना रोक टोक के छोड़ दिया गया तो वह सिरदर्द बन जाएगा, उसने जोर से सोचा और तुरंत अपनी गति और भी बढ़ा दी। एक औसत दिखने वाली संरचना में एक युवा जियारियन गेट के सामने खड़ा देखा जा सकता था और खुद से एक खुशनुमा धुन बजाते हुए उसने एक कार्ड उठाया और गेट पर मौजूद कार पास डिवाइस पर स्वाइप किया। तुरंत संरचना से एक प्रकाश किरण निकली जो उसके पूरे शरीर को स्कैन कर रही थी, और जल्द ही किरण वापस आ गई क्योंकि गेट खुल गया और आदमी अंदर चला गया। गेट उसके पीछे धमाके के साथ बंद हो गया। संरचना के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने अपने हाथ गेट पर रखे और उसने एक बीप की आवाज की ओर खुल गया और युवक उसमें से चला गया। तुरंत दरवाजा बंद हो गया और एक अजीब घटना घटी क्योंकि युवक अचानक हरे शल्क वाले जियारन से एक सुंदर सफेद बालों वाले इंसान में बदल गया और सोफे पर बैठ गया, जोर से सांस छोड़ते हुए, जिसके परिणामस्वरूप उसके मुंह से हरे रंग के साथ मिश्रित एक सफेद धुआं निकला। ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ समय के लिए चुप रहने के लिए अपना सिर कुर्सी की सीट पर टिका दिया। अपनी आंखें खोलते हुए उसने मेज़ के ऊपर देखा और उसने मेज़ पर आधे इस्तेमाल किए गए सिगार के पैकेट को देखा और उसे जलाने से पहले उसने एक को हटा दिया। जोर से कश लेते हुए सिगरेट एक चमकदार लाल रोशनी में जल उठी और एक ही घूंट में जलकर राख हो गई और ज़ेरास ने अपने दिल पर भारी पड़ने वाली सभी भावनाओं के साथ धुआं भी छोड़ दिया। सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें। अध्याय 413 लेवल अप। बधाई हो, होस्ट ने कुल 300 पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज जियारन को मार दिया है। इनाम जोल 300,000 EXP। बधाई हो, होस्ट ने कॉस्मिक और उल्का रैंक वाले कुल 1000 जियारन को मार दिया है। इनाम 500,000 EXP। सिस्टम इंटरफेस नाम ज़ेरिस सेलेस्ट्रिया। जाति कैस डेवोरा। क्लास एबिसल ओमनी कैओटिक। स्तर 20। HP 600 1000। EXP 8001000। क्या होस्ट लेवल अप करना चाहता है? हाँ, ज़ेरिस ने उत्तर दिया। बधाई हो, होस्ट लेवल 21 तक पहुंच गया है। जोड़ 20 विशेषता अंक। कुल EXP 7002500। बधाई हो, होस्ट लेवल 22 तक पहुंच गया है। जोड़ 20 विशेषता अंक प्राप्त हुए। कुल EXP 45040। बधाई हो, होस्ट लेवल 23 तक पहुंच गया है। जोड़ 20 विशेषता अंक प्राप्त हुए। कुल EXP 50550। विशेषताएं ताकत 400, चपलता 400, धारणा 400, बुद्धिमत्ता 100, आकर्षण 100। विशेषता अंक 60। होस्ट अपने गुण बिंदु को कैसे वितरित करना चाहेगा? बुद्धिमत्ता में 50 अंक और आकर्षण में 10 अंक जोड़ें। ज़ेरास ने आदेश दिया और अगले सेकंड में उसका सिर सोफे पर पीछे की ओर झटका लगा और उसके हाथ पंजे में बदल गए जिन्हें ज़ेरास ने सोफे पर कसकर पकड़ लिया और फोम को फाड़ दिया। ठंड। यह अविश्वसनीय रूप से ठंडा था, जैसे कि किसी ने दुनिया का सबसे ठंडा हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके मस्तिष्क पर रख दिया हो। लेकिन यह एहसास केवल 1 मिनट के लिए था और अगले सेकंड में बेटा गायब हो गया। बधाई हो, अंक सफलतापूर्वक आवंटित किए गए। विशेषताएं शक्ति 400, चपलता 400, धारणा 400, बुद्धि 150, आकर्षण 110। विशेषताएं अंक 0। बुद्धि में वृद्धि एक सुधार था जिसे ज़ेरास ने तुरंत महसूस किया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में चल रहे उग्र विचार तुरंत ही शांत हो गए और वह एक बार फिर से ठीक से सोचने में सक्षम हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने कुल 1300 लोगों की जान ले ली। ज़ेरास ने अपनी हथेलियों को देखते हुए सोचा। उसकी भौहों में हल्का सा झुर्रियां थीं। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने जिन लोगों को अभी अभी मारा है वे दुश्मन हैं, एक आक्रमणकारी जाति जो उसकी दुनिया को नरक बनाने और उसे पीड़ा में डुबोने के अलावा कुछ नहीं चाहती। लेकिन ज़ेरास के लिए चिंताजनक बात यह थी कि उसने उन्हें कितनी आसानी से मार डाला। यहाँ तक कि पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज भी उसके इस लाल स्केल वाले पंजे के एक वार से तुरंत ही टूटकर बिखर जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पंजे में कोई कानून हो, विनाश का कानून, और उसने उन्हें मार भी दिया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये पहली बार था जब उसने एक साथ इतने सारे लोगों को मारा था, फिर भी उसका दिल बिल्कुल भी नहीं धड़का। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो मारा वो बस उसके कमरे में खेल रही कुछ चींटियां थीं। कुछ खास नहीं, लेकिन शायद उससे भी कम। इसमें कोई शक नहीं कि विकास का असर है। मैं अब इंसान नहीं रहा और इसीलिए उनके मारने के मूल्य अब मुझ पर लागू नहीं होते। ज़ेरास ने समस्या की जड़ को समझते हुए सोचा, अगर यह एक आदर्श बन जाएगा तो मुझे वाकई अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ानी होगी, ये समझने की कि कब रुकना है और कब शुरू करना है। ज़ेरास ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करके उसे छोड़ने से पहले बुदबुदाया, अरे सिस्टम, क्या युद्ध हेरफेर एक स्वचालित कौशल है? ज़ेरास ने अचानक भौहें उठाकर पूछा। हाँ, ये है। कोई आश्चर्य नहीं, खान ने खुद से सोचा। जब उसने जेल में मौजूद अन्य मनुष्यों के पिंजरों को खोला था तो वे सभी जेल के गार्डों के कारण मर चुके थे।
उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा आवंटित की गई थी, साथ ही उसे युद्ध हेरफेर का उपयोग करने की सूचना भी दी गई थी, भले ही उसने पहले कभी इसके सक्रियण का अनुरोध नहीं किया था। तो मुझे बस किसी तरह का संघर्ष शुरू करना है। पहले मैंने मनुष्यों को उनके पिंजरे से खोलकर जेल के गार्डों और मनुष्यों के बीच संघर्ष शुरू किया था। इससे संघर्ष हुआ और मुझे उससे ऊर्जा मिली। मुझे लगता है कि यह ऊर्जा को अवशोषित करने की एक लचीली तकनीक है। हालांकि यह पहले के कैश डेवोरिंग कौशल की तुलना में कम आसान लगता है, जहां मैं बस मृतकों से ऊर्जा अवशोषित करता हूं। होस्ट इसे गलत तरीके से देख रहा है। युद्ध हेरफेर कैश डेवोरिंग का एक उन्नत रूप है, सिस्टम ने कहा और ज़ेरा की भौहें सिकुड़ गईं। आगे बढ़ो। युद्ध हेरफेर अराजकता भक्षण का एक उन्नत रूप है, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से उस शरीर से ऊर्जा भी देता है जो आपके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष के कारण मर जाता है, और इससे भी बेहतर यह है कि यदि मेजबान जातियों के बीच एक अंतर्गृहीय युद्ध शुरू करने में सक्षम था, तब मेजबान लगातार अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, क्योंकि शरीर युद्ध के मैदान में गिरते हैं और मेजबान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और यह प्रक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक युद्ध चलता रहेगा। ये दिलचस्प है। इसके अलावा युद्ध हेरफेर अभी अपने सबसे निचले स्तर पर है। जैसे जैसे मेजबान इसे उच्च और उच्चतर रैंक करता है, अधिक से अधिक सुविधाएं अनलॉक होती जाएंगी और मेजबान युद्ध हेरफेर कौशल की शक्ति का एहसास करना शुरू कर देगा। सिस्टम ने घोषणा की और उसने समझ में सिर हिलाया। अब उसे समझ में आ गया कि युद्ध हेरफेर कैसे काम करता है। मुझे यह एहसास होने लगा है, ऐसा एहसास जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ज़ेरास ने खुद से सोचा और उसने अपनी छाती पकड़ ली। यह एक अजीब एहसास था जो उसने अपने विकास के बाद अपनी आंखें खोलने पर महसूस किया था, हालांकि थोड़ा सा। लेकिन अब वह महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे सेकंड बीतते जा रहे थे, यह एहसास उसके अंदर घुसता जा रहा था। लेकिन यह एहसास बहुत अस्पष्ट भी था, मृग तृष्णा की तरह दिखाई देना और गायब हो जाना। उसे यह एक भ्रम जैसा लगता है। होस्ट की भावनाएं सच्ची हैं। जब होस्ट विकसित हुआ और एक सच्चा अराजकता भक्षक बन गया, होस्ट विकास ने ब्रह्मांड के सभी प्रमुख शक्तियों को जगा दिया। उनमें से कुछ की नज़र अब आप पर है। ये केवल समय की बात है कि वे होस्ट को इस छोटी आकाशगंगा तक ट्रैक करें और उसे मिटा दें। यदि होस्ट चाहता है कि यह अनंत आकाशगंगा सुरक्षित रहे और प्राचीन शक्तियों का युद्ध क्षेत्र न बने जो अपने संग्रहालय हॉल में होस्ट का एक हिस्सा पाने के लिए लड़ेंगे, तो होस्ट को जल्द से जल्द वहां से निकलकर ऊपरी क्षेत्र में जाने की सलाह दी जाएगी। ये होस्ट के लिए अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए एकमात्र सच्चा साधना क्षेत्र है। सिस्टम ने सलाह दी कि ज़ेरा की भौहें सिकुड़ जाएं, उसकी गहरी काली आंखों में एक चमक चमक उठे। अध्याय 414, अगले कदम की योजना बनाना। ये पहली बार था जब निचले क्षेत्र को छोड़कर ऊपरी क्षेत्र में जाने की बात उसकी सुनवाई में लाई गई थी, लेकिन ज़ेरास मूर्ख नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता निचले क्षेत्र से नहीं हो सकते और संभवतः ऊपरी क्षेत्र से आए होंगे। इसने उसे स्वचालित रूप से ऊपरी क्षेत्र से बांध दिया। ये केवल एक अज्ञात कारक के कारण था कि वह पहले स्थान पर यहाँ था। यही कारण था कि वह अच्छी तरह जानता था कि उसे एक दिन ऊपरी क्षेत्र के लिए निकलना होगा। लेकिन क्या वह बिना सोचे समझे चुनाव कर सकता था और सीधे वहां जा सकता था? नहीं, अभी वहां जा रहा है जैसे कि वह बिना सिर वाली मक्खी की तरह जा रहा है। अगर वह ऊपरी क्षेत्र में जाना चाहता था तो उसके लिए कोई अच्छा कारण होना चाहिए था, और एकमात्र कारण जो उसे लगा कि उसके जाने के लिए पर्याप्त था, वह था अपने मूल को खोजने की कोशिश करना, अपने असली कबीले और अपने इतिहास को खोजने के लिए। और ऐसा करने के लिए उसे महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता थी, ऐसी जानकारी जो दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति उसे दे सकता था। जेसन सेलेस्ट्रिया परिवार का मुखिया। मैंने जो सीखा है उसके अनुसार सेलेस्ट्रिया परिवार का मुखिया अगर मरा नहीं है तो जहाज़ों में से एक में है। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जियारन उसे मारना चाहें, ज़ेरास ने खुद से सोचा। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि एलियंस कौन थे, एक आकाशगंगा रैंक विशेषज्ञ को यूं ही नहीं मारा जा सकता था। इसके अलावा वह दुश्मन समूह का एक विश्व नेता था, ऐसे व्यक्ति का युद्ध में भाग लेना जो जल्द ही शुरू होने वाला था। दुश्मन के मनोबल पर एक झटका होगा और जीतना और भी आसान हो जाएगा। यही कारण था कि ज़ेरास को 100% यकीन था कि जेसन अभी भी जीवित है। इसके अलावा वह जेसन के बारे में कुछ बातें अच्छी तरह से जानता और समझता था, और वह थी उसकी अजेय रोच आत्मा। वह हमेशा किसी न किसी तरह से हर समय जीवित रहने में कामयाब रहा था। यह असंभव होगा यदि आक्रमण के कारण उसे हमेशा के लिए मार दिया जाता। मुझे जेसन को ढूंढना है और उससे अपने सभी उत्तर एकत्र करने हैं। वह सुनहरा हार वही है जो मुझे वास्तव में उसके लिए चाहिए। उस हार में मेरी उत्पत्ति के सभी रहस्य छिपे हैं। एक बार जब मैं इसे अपने हाथों में ले लूंगा तो मैं ऊपरी क्षेत्र के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन पहले मुझे ये पुष्टि करनी होगी कि जेसन अभी भी जीवित है या नहीं, और अगर वह जीवित है तो वह अभी किस जहाज पर है। क्या उसे सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जा रहा है?
अगर केवल 3 गैलेक्सी रैंक जियारन उसकी रक्षा कर रहे होते तो मैं उसके साथ भागने में सक्षम हो सकता था, लेकिन अगर 10 गैलेक्सी रैंक जियारन उसकी रक्षा कर रहे हैं तो मेरे पास पूंछ मोड़ने और भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ज़ेरास ने कहा। उसे खुद को यह भ्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वह जहाज़ों में आसानी से भाग सकता है। वह एक गैलेक्सी रैंक विशेषज्ञ को अच्छी तरह से जानता था, वह आसानी से लड़ सकता था और यहाँ तक कि इधर उधर भी खेल सकता था। 2 गैलेक्सी रैंक द्वारा विनती करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 गैलेक्सी रैंक और ज़ेरास जानता था कि उसे पूरी तरह से प्रयास करना होगा। 10 गैलेक्सी रैंक और वह अच्छी तरह से जानता था कि यह केवल समय की बात है, इससे पहले कि वह एक पैनकेक में बदल जाए। और बूढ़े आदमी से जो उसने सुना था उसके अनुसार जियारन की आकाशगंगा रैंक के विशेषज्ञ 50 तक पहुंच गए। उसे सच में संदेह था कि बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था, लेकिन पछताने से बेहतर था कि सुरक्षित रहें। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास अंतरिक्ष यान में जंगली दौड़ने का कोई लाइसेंस नहीं था और एक भी दुर्घटना मौत का कारण बन सकती थी। और इसमें उन 3 जियारन को भी शामिल नहीं किया गया था जिनका उल्लेख बूढ़े आदमी ने किया था, जो सेलेस्टिया परिवार के कुलपति और अंडरवर्ल्ड परिवार के कुलपति को भी वश में करने में सक्षम थे। ब्रह्मांड मूल रैंक जियारन, उस तरह की ताकत, अगर बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था तो उसकी समझ से पूरी तरह परे थी और उसे अच्छी तरह से पता नहीं था कि वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने कितनी देर तक टिक पाएगा या इसकी पूरी क्षमता क्या है। वह दुश्मन के अड्डे पर था और वह अच्छी तरह जानता था कि उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अभी मुझे बस ये पुष्टि करने की जरूरत है कि क्या सेलेस्टिया परिवार के कुलपति को वास्तव में पकड़ लिया गया है और वह कौन सा अंतरिक्ष यान है, 5 अंतरिक्ष यान में से एक। मैं इसे पूरा करने के बाद अपनी अगली चाल की योजना बनाऊंगा, ज़ेरास ने खुद से कहा और तुरंत घर से बाहर निकल गया। वह लगातार 5 साल से सो रहा था और अभी आराम करने के बारे में उसके दिमाग में भी नहीं आया। उसे एक मिशन पूरा करना था, एक महत्वपूर्ण मिशन जिसकी समय सीमा भी थी, और मिशन की विफलता के इतने भयावह परिणाम हुए कि केवल सिस्टम ही अच्छी तरह से जानता था। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। गियारा का अभिशाप तुम्हारी नसों के हर इंच में बह सकता है। गुस्से की दहाड़ मंद रोशनी वाले हॉल से बाहर निकली जब लगभग 30 लोगों का एक समूह हॉल के दूर छोर पर खड़ा था, सिर झुकाए और अपने पैरों को देख रहा था, जबकि हॉल के बीच में एक एकल प्रकाश था जो एक आकृति को रोशन कर रहा था जो चारों पैरों पर था, पूरी तरह से जमीन पर झुका हुआ था। जिस दिशा में आकृति झुकी हुई थी वह कमरे में मौजूद बड़े मंच की ओर इशारा कर रही थी, जहां 3 आकृतियां बैठी हुई थीं। वे कुल 2 पुरुष और एक महिला थे जो लगभग 40 वर्ष की आयु के लग रहे थे, जबकि महिला 30 वर्ष की लग रही थी। वे सभी आकार में जियारन की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनके बारे में जो बात अलग थी वह थी जियारन की सामान्य 4 आंखों की तुलना में 6 पूरी तरह से हरी आंखें होना। मुझे माफ कर दो कमांडरों, मुझे माफ कर दो। दबाव से भरे कमरे की खामोशी में फर्श पर झुकी आकृति की आंसू भरी आवाज गूंज उठी। अगर ज़ेरास यहाँ होता तो वह तुरंत पहचान लेता कि यह आवाज इवीर की है। आह, ये वाकई दुखद है, इवीर। कमरे में 3-6 आंखों वाले जियारन में से एक की उदास आवाज गूंज उठी। आप मदरशिप के सबसे प्रिय संरक्षकों में से एक रहे हैं, लेकिन कुल 1000 लोग मारे गए और आपके 300 गार्ड भी मारे गए, और आप दुश्मन को पकड़ भी नहीं पाए। यह अपराध ही तुरंत फांसी के लिए काफी है। अध्याय 415, बड़े खतरे के बारे में सीखना। पूरा क्षेत्र सन्नाटे में डूबा हुआ था, कमरे में सिर्फ दबी हुई सिसकियों की आवाजें थीं। ये जियारन के नियमों का सख्त होना था। हर जियारन के पास अपने अंतिम संरक्षक होते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। यही कारण था कि अंतरिक्ष यान के प्रत्येक क्षेत्र के संरक्षक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि उन्हें दुनिया की सबसे भारी जिम्मेदारियों में से एक द्वारा निर्देशित किया गया था, अपनी जाति की रक्षा करना। ये काम प्रतिष्ठित और लाभदायक होने के साथ साथ बहुत जोखिम भरा भी है। एक साधारण विफलता के परिणामस्वरूप बहुत गंभीर सजा हो सकती है, और इवीर कुल 1300 जियारन की रक्षा करने में असमर्थ था, जो जियारन के लिए मूल रूप से दिमाग सुन्न करने वाली संख्या थी। हमेशा के लिए चले गए 1300 आत्माओं के लिए अपने जीवन का बलिदान करना उनके लिए बहुत नरमी थी। इससे पहले कि आप सभी हमारी जाति के सबसे प्रतिभाशाली संरक्षकों में से एक को मारने का फैसला करें, हम अपना ध्यान उस व्यक्ति पर क्यों नहीं केंद्रित करते जो उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। मुझे बताओ, इवीर। इस कृत्य के भेदक के बारे में स्त्री की आवाज धीरे से और पूरे कमरे में गूंज रही थी। इसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि कमरे में मौजूद महिला जियारन थी। मुझे अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। वह एक साधारण इंसान था जिसे हमने घटना से कुछ घंटे पहले ही अंतरिक्ष में पाया था। वह अजीब तरह से अंतरिक्ष में चलने में सक्षम था, भले ही उसके भीतर कोई मन न था। इसलिए मैंने उस पर कम ध्यान दिया था और बस सोचा था कि वह शून्य की एक अनोखी क्षमता वाला एक विशेष इंसान है, और मैं उसे अपने क्षेत्र की जेल में ले आया था और कमांडरों को उसके बारे में भी सूचित किया था। ईवीर ने बताया कि उसने कमांडरों में से एक को देखा जिसने सिर हिलाया था।
उसने वास्तव में मुझे एक विशेष इंसान को खोजने के बारे में सूचित किया था और मैंने उसे तुरंत उसके स्रोत को खोजने के लिए आगे बढ़ने का आदेश दिया है। और यही वह है जो मैं तुरंत करने जा रहा हूँ, मेरे प्रभु। मैं तुरंत जेल की ओर बढ़ा, लेकिन पाया कि सभी कैदियों की जंजीरें खोल दी गई थीं और उन्होंने जेल के गार्ड को मार डाला था, जबकि वह गेट के बाहर खड़ा था। तभी वह बदल गया और कांटों से भरी पूंछ और राक्षसी पंजों वाला राक्षस बन गया। वह अपने भौतिक शरीर के बिना 300 जियारन गार्ड के भाले से सीधे हमले का सामना करने में सक्षम था और कुछ ही सेकंड में उसने मुझे नीचे गिरा दिया और जब मैं वापस लौटा तो मुझे केवल 300 गार्ड की लाश मिली। पूरा हॉल एकदम खामोशी में डूबा हुआ था, क्योंकि हर कोई ईवीर को देख रहा था जो उन्हें घटना के बारे में बता रहा था। उनकी आंखें सदमे और भ्रम में सिकुड़ी हुई थीं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उन 3 जियारन से झूठ बोलना असंभव था और ऐसा काम जो होना ही असंभव था, जिसका मतलब है कि ईवीर शायद सही था। लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि कुल 1000 लोग कैसे मारे गए। जियारन के नेताओं में से एक की मर्दाना आवाज़ गूंजी। जब मैं वापस लौटा और अपने सहकर्मी की मौत का दृश्य देखा, मैं क्रोधित हो गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके जीवन को समाप्त करने की तैयारी करने लगा। लेकिन आखिरी सेकंड में उसने एक खेल का प्रस्ताव रखा। एक खेल? महिला जियारन ने पूछा। हाँ मेरे स्वामी, एक खेल। और उसने कहा कि अगर मैं खेल जीत गया तो वह स्वेच्छा से खुद को मेरे हवाले कर देगा। उसके नियम थे कि मैं उसे 30 मिनट में 1000 जियारन को मारने से रोकूं। ये किस तरह का घटिया खेल है? आवाज़ एक बार फिर गुस्से में गूंज उठी और ईवीर की रीढ़ ठंडी हो गई। स्वाभाविक रूप से मुझे अच्छी तरह से पता था कि मुझे उसे तुरंत मारना चाहिए, लेकिन जब मैंने अपना कदम उठाया तो वह अचानक आखिरी सेकंड में एक छोटा चूहा बन गया और एक नहर में गायब हो गया। क्या क्या आप वास्तव में हमसे ऐसी गलती पर विश्वास करने की उम्मीद करते हैं? एक इंसान चूहा बन गया? पुरुष आवाज ने तिरस्कार में पूछा, क्योंकि वह अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ ईवीर को घूर रहा था। उसके लिए वह सिर्फ एक बेशर्म व्यक्ति था जो अपने अपराधों को छिपाने के लिए हर संभव तरीका ढूंढ रहा था। अगर मेरा वचन झूठ है तो गया का अभिशाप मेरी नसों में घुस जाए और मुझे छाया लोक में ले जाए। मैं गया की कसम खाता हूँ, जब मैंने ये देखा तो मैं भी आपकी तरह ही हैरान था। ईवीर ने कसम खाई, लेकिन उसे जियारन से सिर्फ अविश्वसनीय उपहास ही मिला। इस पर यकीन करना नामुमकिन था। वह सही है। कमरे में धीरे से आवाज़ गूंजी और पूरी भीड़ ने तीनों नेताओं के बीच बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर अपनी नज़रें घुमाईं। मैंने उसके कर्मों की पंक्तियां पढ़ ली हैं, और उसने जो कुछ किया है उसके लिए उसे कोई पाप नहीं है, जिसका मतलब है कि वह सच कह रहा है। उस आदमी ने कहा। एक अजीब हरा रून उसकी आंखों में चमक रहा था और वह ईवीर को देख रहा था, जिसे लग रहा था कि उसने उन आंखों के सामने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हैं, और उन सभी के चेहरे तुरंत बदल गए। क्या कोई इंसान चूहा बन सकता है? चलो जवान। धन्यवाद मेरे प्रभु। वह तुरंत नहर में गायब हो गया। मैं तुरंत उसका पता लगा रहा था, लेकिन मैं केवल उसके हाथ के चारों ओर बार बार धोखा खा गया और वह 25 मिनट से भी कम समय में कुल 996 को मारने में सफल रहा। जब वह 996 की गिनती में पहुंचा तो उसने मुझे बताया कि वह मेरे पीछे जियारन के समूह में से था और वह उनमें से 4 को साफ साफ मार देगा। मैंने उन्हें सभी दिशाओं में गायब होने के लिए कहकर अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये सब बेकार था। वह 3 लोगों को मारने में सक्षम था बिना मुझे देखे, और जिस आखिरी व्यक्ति को उसने मारा उसे मैं देख पाया। वह चूहे से जियारन में बदल गया था और उन सभी को मारने में सक्षम था। और आखिरी व्यक्ति एक महिला जियारन, जब मैंने उससे बहुत विनती की और धमकी दी तब भी उसने उसे मार डाला। हम दोनों ने सैकड़ों चालें चली, लेकिन भले ही वह मुझसे कमज़ोर था, लेकिन वह पागलपन की हद तक तेज था। इतना तेज कि उसने आसानी से मेरे सभी हमलों को चकमा देकर दूर भाग गया। मैं गया की कसम खाता हूँ, ऐसा ही हुआ था। बकवास। अध्याय 416 खतरे को पकड़ने की योजना। अविश्वास की दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि 3-6 आंखों वाले जियारन की उग्र आवाज से निकली, जिससे पूरा हॉल शांत हो गया। वह सही कह रहा है। उग्र आवाज के विपरीत कोमल आवाज गूंजी, क्योंकि सभी का ध्यान एक बार फिर दूसरे 6 आंखों वाले जियारन पर था, जिसकी आंखों में अभी भी वही हरे रंग के रून मौजूद थे। उसकी हर बात सच है। मैं गया की कसम खा सकता हूँ, आदमी ने जोर से कहा, क्योंकि उनके सभी चेहरे तुरंत बदल गए। वहाँ ऐसा कोई इंसान मौजूद है, तो फिर वह पिछले युद्ध में क्यों नहीं था? ऐसा मजबूत व्यक्ति युद्ध में आंखों को काफी ऊपर उठा सकता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। आकाशगंगा के किसी भी रैंक के इंसान में आकार बदलने की क्षमता होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कभी मौजूद ही नहीं था। आप सभी को ईवीर की बात पर ध्यान देना चाहिए। यह आकृति खाली जगह में भटकती हुई पाई गई थी। शून्य अंतरिक्ष संरचना द्वारा पृथ्वी पर ताला लगाए जाने के बाद यह न केवल हमें प्रवेश करने की अनुमति देता है, बल्कि मनुष्यों को ग्रह छोड़ने से भी रोकता है। यदि वह इधर उधर भटकता हुआ पकड़ा गया था, तो इसका मतलब है कि वह युद्ध शुरू होने से बहुत पहले अंतरिक्ष में था और पृथ्वी पर फंसा नहीं था।
फिर वह जहां से आ रहा था वहां से वापस आया और पृथ्वी पर लौटने की योजना बनाई, लेकिन हमारे द्वारा पकड़ा गया। और यहाँ बेवकूफ़ ईवीर ने सोचा कि उसने एक प्रतिभाशाली विषय को पकड़ लिया है, यह नहीं जानते हुए कि उसने एक आकाशगंगा रैंक के मानव को एक परेशानी वाली क्षमता के साथ पकड़ लिया है। बेवकूफ़ी है, लेकिन कोई भी उसके झांसे में आ सकता है, शांत 6 आंखों वाले जियारन ने कहा जब सभी ने सिर हिलाया। ईवीर, आदमी ने अचानक पुकारा। हाँ मेरे स्वामी, आपने सच कहा है, भले ही इससे आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगे। आपने मेरा सम्मान अर्जित किया है। मृत्यु दंड तुम्हारे सिर से हटा दिया गया है, आदमी ने कहा जैसे ही ईवीर का शरीर अनियंत्रित रूप से ऐंठ गया और उसने लगातार अपना सिर फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु। फिर भी तुम्हारी गलती के कारण कुछ लोग मारे गए। तुम्हें गया के मंदिर में 1 सप्ताह के एकांतवास की सजा दी जाएगी। तुम अपने पापों पर विचार करोगे और 7 दिनों तक वहां अपनी क्षमा की भीख मांगोगे, महिला जियारन ने कहा, जैसे ही ईवीर ने तुरंत हॉल से बाहर जाने और दूर जाने से पहले झुककर प्रणाम किया। इसका समाधान हो गया। तुम लोग इस अजीब इंसान के बारे में क्या सोचते हो? महिला ने पूछा, जबकि पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। धमाका, पूरी हवा अनियंत्रित रूप से बाहर की ओर फट गई, जैसे पूरे हॉल में आग की लपटें फूट पड़ीं। मुझे बस इतना पता है कि उसने हम में से एक को मार दिया है, और जवाब में उसे सबसे क्रूर तरीके से मौत की सजा दी जाएगी। नीच लोग हमारे दुश्मन हैं और यह एक युद्ध है। हम उसे मार देंगे और इस मूर्खता को खत्म कर देंगे। यह आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। इसका स्रोत उग्र 6 आंखों वाले जियारन से नहीं था। शांत हो जाओ रोरिया, तुम्हारा गुस्सा एक बार फिर बढ़ने लगा है। यह कोमल आवाज़ उग्र भुजाओं में से एक के विपरीत थी और सभी के लिए अजीब थी। इसके बजाय उसने खर्राटे लिए, लेकिन फिर भी अपनी सीट पर बैठना और चुप रहना चुना। अपना रूप बदलने की क्षमता वाला एक इंसान, यह एक बहुत ही परेशान करने वाली क्षमता है। कौन जानता है कि वह हमारे साथ इस कमरे में है या नहीं? यह एक ऐसी क्षमता है जो दिल में डर और आतंक पैदा करने में सक्षम है। अज्ञात का आतंक, आदमी ने जोर से कहा जैसे ही कमरा शांत हो गया। उसे पकड़ना असंभव है। वह कुछ भी या कोई भी हो सकता है। हम जो कर सकते हैं वह यह है कि उसके कदम उठाने का इंतजार करें और फिर हम भी आगे बढ़ेंगे। अगर वह बस चुप रहना और कोई कदम न उठाना चुनता है तो यह असंभवता के स्तर को बढ़ा देगा। यह एक बड़ा खतरा है जिसका हम सामना कर रहे हैं, आदमी ने कहा और सभी की आंखें सिकुड़ गईं। अब जहां उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि वे किस तरह के आतंक का सामना करने लगे हैं। चूंकि युद्ध शुरू होने पर वह वहां नहीं था, ये कहना सुरक्षित है कि वह युद्ध के बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन उसने कुछ समय जेल में भी बिताया था जहां युद्ध में मौजूद मानव बंदी रखे गए थे। उन्हें रिहा करने और हमारे लोगों को मारने से ये कहना सुरक्षित है कि वह कम से कम एक सैनिक के रूप में बहुत कुछ जानता है जिसने युद्ध में भाग लिया था और उसने एक पक्ष चुना था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रोरिया ने कहा था। वह वास्तव में हमारा दुश्मन है। हम उसके लोगों के खिलाफ उसकी पीठ नहीं मोड़ सकते और उसे हमारे साथ काम करने के लिए धोखा नहीं दे सकते। लेकिन उसे मारना बेकार होगा। ऐसी क्षमता वाला इंसान ऊपरी लोकों में भी दुर्लभ है। वह हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से महान संपत्ति होगी। इसलिए हम उसे सीधे मारना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसे पकड़ लें और उसे हमारे द्वारा नियंत्रित हथियार में बदल दें। वह हथियार जिसे हम उसके अपने लोगों से छुटकारा पाने के लिए लहराएंगे, जियारन ने शांति से कहा और जियारन की आंखों में चमक आ गई। ये वास्तव में सरल था। अपने दुश्मन को मारने के बजाय वे उसे अपना हथियार बना लेंगे, अपनी चालों और अपनी इच्छाओं का गुलाम बना लेंगे। उसे मारने की तुलना में ये बहुत अधिक संतोषजनक था और वह उनके लिए किसी तरह की उपयोगिता भी बन जाएगा। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना बदला लिया और एक महत्वपूर्ण खजाना भी हासिल किया। यह एक जीत जीत की स्थिति थी। ये बहुत सरल है डार्वे, ठीक वैसे ही जैसे तुम हमेशा से रही हो, स्त्रीलिंग गियारा ने कहा और उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब जब हम जानते हैं कि हम उसके साथ क्या करना चाहते हैं, अब केवल एक ही काम बचा है, उसे पकड़ना। एक बार ऐसा हो जाने के बाद उसका दिमाग धोना उंगली हिलाने जितना आसान हो जाएगा। उसने कहा, यह सच है सिल्विया। डार्वे ने सिर हिलाकर सहमति जताई। और अब सवाल यह है कि हम उसे कैसे पकड़ेंगे? डार्वे ने पूछा और सभी ने पूछा, लेकिन जल्द ही यह टूट गया। इसे मुझ पर छोड़ दो। रोरिया की आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी और सभी ने चौंककर अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। कमांडरों में से एक ने एक साधारण गैलेक्सी रैंक पर कदम रखने का फैसला किया है। अध्याय 417, खतरे को पकड़ने की योजना दो। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो रोरी? डार्वे ने झुर्रीदार आंखों से पूछा। हाँ, मैं चाहता हूँ। और तुम इसे पहले ही पूरा मान सकते हो, डार्वे ने जोर से कहा। उसकी आवाज़ में बहस के लिए कोई जगह नहीं थी। तो यहाँ योजना है। अगर शिकार ने हमारे बहुत से लोगों पर उग्र हमला किया होता और उन्हें बेरहमी से मार डाला होता, सबसे अधिक संभावना है कि वह जल्द ही फिर से हत्या की होड़ में शामिल हो जाता।
उसे पकड़ने का यही सही समय है। अभी के लिए रॉरी G4 स्पेसशिप के भीतर रहेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा शिकार कभी भी स्पेसशिप से बाहर न निकले, जितना संभव हो सके स्पेसशिप के माध्यम से हमारे लोगों की आवाजाही को रोकें, लेकिन यह इतनी सूक्ष्मता से करें कि केवल सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही जान सकें और हमारा शिकार सतर्क न हो। फिर एक बार भी अगर कोई दुर्घटना हो जाए और हमारा शिकार अपने कौशल पर भरोसा करते हुए अंतरिक्ष यान में भाग जाए, तो रॉरी उसे चील की तरह पकड़ लेगी। वह एक और जियारन होने का नाटक करेगा और हम उसे सफलतापूर्वक पकड़ लेंगे, डार्वे ने समझाया, जबकि बाकी सभी ध्यान से सुन रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप में से 10 संरक्षक अब से G4 अंतरिक्ष यान में हों। इस तरह आप किसी भी छोटी सी गड़बड़ी को भांप लेंगे और शिकार पर जल्दी से नजर डाल लेंगे। जैसा कि ईवीर ने कहा, वह बहुत तेज है लेकिन इतना मजबूत नहीं है। ये दर्शाता है कि वह सिर्फ एक औसत आकाशगंगा रैंक विशेषज्ञ है। अगर आप में से 3 उस पर नजर डालते हैं तो उसे पकड़ने में बस कुछ ही समय लगेगा। लेकिन आपका उद्देश्य उसे पकड़ना नहीं है, बल्कि रॉरी के प्रकट होने तक उस पर नजर रखना है। क्या आप सभी समझ रहे हैं? डार्वे ने कहा और तुरंत ही पूरे मैदान में कुल 30 घुटनों के जमीन पर टकराने की आवाज गूंज उठी। हाँ कमांडर, वे सभी एक साथ भरोसा करने लगे। अच्छा, अरे रॉयल, डार्वे ने अचानक पुकारा, जब 30 झुकी हुई आकृतियों के बीच एक आकृति घुटनों से उठ खड़ी हुई। एक मर्दाना आकृति, असाधारण रूप से भारी और बाकी की तरह ही 4 आंखों वाली। लेकिन दूसरों की तुलना में उसके माथे पर एक चीरा दिखाई दिया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी 5वीं आंख रखने वाला है। मैं तुम्हें इस मिशन का प्रभारी बनाऊंगा, डार्वे ने कहा, और शेष 30 लोग आश्चर्यचकित नहीं हुए। आखिरकार ताकत में कमांडर के सबसे करीब वह तगड़ा आदमी था। आप निश्चिंत रह सकते हैं मेरे प्रभु, उस आदमी ने कहा, उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास झलक रहा था। यह अच्छा है, आप सभी को अभी बाहर बुलाएं, उसने आदेश दिया और तुरंत 30 लोगों का समूह खड़ा हो गया और व्यवस्थित रूप से हॉल से बाहर निकल गया। केवल 3 आकृति ही अंदर मौजूद रह गई। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर डार्वे ने सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद करके अपनी सीट पर वापस लेट गया। क्यों न तुम अपनी कर्मिक आंखों का इस्तेमाल करो और सारी परेशानियों से बचने के लिए तुरंत इस आकृति पर नजर डाल लो, सिल्विया ने भौहें चढ़ाकर पूछा, जब वह कुर्सी पर लेटे हुए डार्वे को देख रही थी। दोनों 6 आंखें कसकर बंद हो गईं। हमें इस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना किए हुए बहुत समय हो गया है। हमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शिकार आकाशगंगा रैंक पर है, इसलिए हमारे आकाशगंगा रैंक विशेषज्ञ को काम करना चाहिए। ये निराशाजनक है कि एक नीच प्राणी हमें इतनी परेशानी दे सकता है कि हमारा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, डार्वे ने कहा और सिल्विया की 6 आंखों में चमक आ गई। यह अभिभावकों के लिए एक परीक्षा होगी। वे पिछले 2 सालों से सोने और शौच करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस घटना से उन्हें थोड़ा झकझोरने दें, डार्वे ने शांति से कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे प्रतिद्वंद्वी को भी कम आंकने में नहीं पड़ रहे हो? डार्वे, सिल्विया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उन तीनों में से सबसे शांत और गहन विचारक कोई और नहीं बल्कि डार्वे था। आकाशगंगा रैंक के निम्न जीवन को इतनी गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शक्ति एक रहस्यमयी शक्ति है जो सबसे चतुर व्यक्ति को भी अंधा कर सकती है। इसके बारे में इतना गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में वह केवल आकाशगंगा रैंक पर है। अगर मैं उसे अभी मारना चाहता तो मैं बस G4 अंतरिक्ष यान के विनाश का आदेश दे सकता था और उसके जीवन का अंत कर सकता था। वह महत्वहीन है, डार्वे ने जवाब दिया, जबकि सिल्विया ने भी सोफे पर वापस लेटने से पहले अपनी आंखें घुमाईं। लेकिन यह मेरी जिज्ञासा को बढ़ाता है। पृथ्वी के आकाशगंगा रैंक के विशेषज्ञ शीर्ष विश्व नेताओं की तरह हैं। ऐसा कैसे हुआ कि मैंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो आकार बदल सकता है? सिल्विया ने पूछा, जबकि डार्वे की आंखें भी सिकुड़ गईं। ऐसा व्यक्ति अज्ञात नहीं हो सकता। मुझे जेसन सेलेस्ट्रिया कहो, मुझे उससे इसके बारे में पूछने दो। वह सभी नीच लोगों में सबसे चतुर लग रहा था, डार्वे ने कहा और रॉरी के चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। छी, कितना चतुर! वह एक कमीना गद्दार है जो तुरंत अपनी ही जाति को धोखा देने का विकल्प चुनता है। भले ही वह अब हम में से एक है, मैं अभी भी उसे जरा भी पसंद नहीं करता। अगर वह अपने लोगों को धोखा दे सकता है तो वह निस्संदेह हमें भी धोखा देगा, एक दिन जब उससे भी ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी आएगा, रॉरी ने कहा और डार्वे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बच्चों की तरह सोचना बंद करो, रॉरी। ये ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम है। ताकतवर कमजोर को खा जाता है। जब गरिमा और नैतिकता की बात को एक तरफ रख दिया जाता है तो इस नरक में जो बचता है वह वही है जो नियम को जल्दी से स्वीकार करता है और उसके साथ बहता है। अगर हम उसे हमेशा के लिए अपना वफादार गुलाम बनाए रखना चाहते हैं तो हमें हमेशा के लिए उसकी सबसे मजबूत जाति बनना होगा। प्रकृति के नियमों का पालन करना इतना कठिन नहीं है, डार्वे ने उदासीन भाव से कहा। इसके अलावा वह भी है जो वर्तमान में हमें वोइडिप्स के गठन को खत्म करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। वह काफी वफादार गुलाम साबित हो रहा है।
ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम जो भी हो, डार्वे ने कहा और अपनी सीट से उठकर वहां से चला गया। तुमने जो कहा उसे मत भूलना, रोरी, डार्वे ने उसे दूर जाते हुए कहा। मैं पहले से ही G4 स्पेसशिप की ओर जा रहा हूं, रोरी ने कहा और वह तुरंत कमरे से गायब हो गया। अध्याय 418, एक एप्सियोनेज एजेंट बनना। एक गियारन के पास मौजूद हर मदरशिप पर वे बेस थे जिनका इस्तेमाल दूसरे बेस से संवाद करने के लिए किया जाता था। इस घर में G4 स्पेसशिप के अंदर और बाहर होने वाली हर चीज़ के बारे में ढेर सारी जानकारी है। अगर इसे किसी तरह का सूचना घर कहा जा सकता है। इसमें G4 और दूसरे स्पेसशिप के अंदर क्या हुआ है, इसके बारे में सभी लॉग हैं, जिसमें युद्ध और गियारन की मौजूदा गतिविधियों के रिकॉर्ड शामिल हैं। अगर कोई ऐसी जगह थी जहां कोई पूरे गियारन की गतिविधियों के बारे में जान सकता था, तो वह सबसे अच्छी जगह थी। और यही वह जगह थी जहां जेरस ने अपना ध्यान लगाया था। पिछले 3 दिनों से जेरस अपने चूहे के रूप में इमारत के चारों ओर घूम रहा था और बस पानी का परीक्षण कर रहा था। गार्ड की व्यवस्था, गार्ड की संख्या, संगठनों का पदानुक्रम, गियारन की शिफ्ट, उसने सब कुछ अपने हाथों की तरह याद कर लिया था और आज ही उसने आखिरकार बेस में घुसपैठ करने का फैसला किया था। मुख्य खोज सक्रिय, गियारन के मुख्य गठन बेस में घुसपैठ करें और युद्ध के बारे में और सेलेस्ट्रिया परिवार के मुखिया के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पुरस्कार: 1. जोड़ 2 क्षमता उन्नयन कार्ड। 2. जोड़ 50,000 EXP। 3. जोड़ 50 कॉस्मिक स्टोन। दंड: आपको मिलने वाले पुरस्कारों की दोगुनी मात्रा की सजा दी जाएगी। जीरा की आंखों के ठीक सामने सुनहरा अधिसूचना पैनल दिखाई दिया और वह भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। अरे सिस्टम, अनुचित सजा क्यों है? जीरा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पुरस्कार से दोगुनी कड़ी सजा दिए जाने पर निष्पक्ष शब्द को आखिरी चीज माना जाएगा। खोज, पुरस्कार और सजा मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। मुझे बस इतना पता है कि अगर इनाम तुम्हारे लिए काफी है तो इस तरह की सजा से शायद तुम्हारी जान चली जाएगी। सिस्टम ने जवाब दिया और जेरास ने अपनी आंखें और भी सिकोड़ लीं। मैं खोज में विफल नहीं होऊंगा, उसने सोचा और तुरंत वह उस भोजनालय से उठ खड़ा हुआ जहां वह था और उन लोगों के समूह का पीछा किया जो अभी अभी भोजनालय से उतरे थे और बाहर निकलने की ओर बढ़ गए। कुल 3 पुरुष और 1 महिला थे। सभी ने आधिकारिक सफेद हरे रंग का सूट पहना हुआ था जो सामान्य से ज्यादा लैब के कपड़े जैसा लग रहा था। तुम लोग सीधे मुझे जल्दी से पेशाब करने दो, जियारन में से एक ने कहा और दूसरे जियारन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, लेकिन ज्यादा समय मत लो, डोरोथी। तुम जानती हो कि मिसेज मोलियर कितनी गंदी हो सकती हैं, है न? समूह में मौजूद महिला ने जोर से कहा और डोरदी नाम की महिला ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। हम्फ, जैसे वह अपनी मोटी गांड से पेशाब नहीं करती। डोरोथी ने मजाक उड़ाया। उसका चेहरा गुलाबी हो गया और अन्य 2 जियारन नर हंसे और उस जगह से बाहर चले गए। समूह को पता नहीं था कि जेरस एक टेबल पर बैठा था और बस अपनी कॉफी पी रहा था और तुरंत डोरोथी शौचालय की ओर चली गई। जेरस तुरंत उसके पीछे गया और दोनों कौवों की नजरों से ओझल हो गए। जैसे ही डोरोथी शौचालय में घुसी और दरवाजा बंद कर दिया, उसे पता नहीं था कि छोटा कॉकरोच उसके पीछे पीछे अपनी पतलून पर चढ़कर अंदर आ गया था। खटखटाहट। दरवाजे के तुरंत एक संतोषजनक खटखटाहट हुई। जेरस फर्श पर उतर गया और तुरंत वह वापस जियारन में बदल गया। उछाल, धमाका। जैसे कि डोरोथी की पीठ के पीछे आंखें थीं, जियारन ने तुरंत आगे की ओर मुक्का मारा। अविश्वसनीय गति से जेरस के बाल उड़ गए, लेकिन मुठियां हवा के अलावा कुछ नहीं लगीं और डोरोथी के घुटने पर एक शक्तिशाली बल लगा। क्रंच। ये घुटने की हड्डी के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज थी, क्योंकि जेरास ने अपनी पूरी ताकत से उस आदमी के पैर पर लात मारी जिससे उसकी घुटने की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। आह! दर्द की चीख कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि एक घुटना डोरथी के फैले हुए चेहरे पर सिर से टकराया जिससे वह आदमी टॉयलेट के दूसरी तरफ उड़ गया। उसका शरीर सबसे नजदीक मौजूद कांच को तोड़ता हुआ जमीन पर धंस गया। तुरंत जेरास ने अपना उठा हुआ घुटना नीचे रखा और उस आदमी की ओर बढ़ा और उसके कपड़े उतारने लगा। 3 मिनट बाद हॉल में 2 आदमी मौजूद दिखाई दे रहे थे। एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और उसके नाक से खून बह रहा था, जबकि दूसरा हरा सफेद लैब कोट पहने हुए था। उसकी आंखों में गहरे काले रंग की चमक थी। जो बात किसी को भी चौंका सकती थी वह ये थी कि दोनों आदमी वास्तव में एक दूसरे से अलग नहीं दिख रहे थे और एक दूसरे की हूबहू नकल लग रहे थे। एक दूसरे से एक जैसे जुड़वां बच्चों से भी ज्यादा मिलते जुलते। अच्छा, जेरा के होठों से ये शब्द निकले जब उसने लैब सूट को देखा जो उसने पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। अब कोई भी वास्तव में उसके और डोरोथी के बीच अंतर नहीं बता पाएगा और वह उस आदमी का रूप धारण करके बेस में सफलतापूर्वक घुसपैठ करने में सक्षम होगा। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? खान ने उस आदमी को देखते हुए सोचा जो जमीन पर फैला हुआ था। सबसे सुरक्षित बात यह थी कि उसे सीधे मार दिया जाए। इस तरह वह आदमी के जागने पर गधे में काटे जाने से नहीं डरेगा।
लेकिन वह ये भी जानता है कि उसे खाने के शौचालय के अंदर मारना एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि कोई भी शौचालय में घुस सकता है और उस युवक को ढूंढ सकता है, जिससे तुरंत सुरक्षाकर्मी उसके लिए संगठन पर हमला कर देंगे। जेरेस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह पीछे कोई निशान न छोड़े और जियारन को यह न पता चले कि वह जेसन सेलेस्ट्राई के पीछे है। इसलिए उसने और भी सुरक्षित रास्ता अपनाने का फैसला किया। खांसी खांसी। जेरेस के उसके स्तर पर झुकने पर उस आदमी से खांसने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। बिल्कुल सही समय की बात। एलियन के कान को पकड़कर उसने तुरंत एक तकनीक को सक्रिय करने से पहले उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली। अराजक मन को सक्रिय करो, जेरास ने आदेश दिया, क्योंकि उसकी बाईं आंख में एक काला घूमता हुआ भंवर दिखाई दिया, जिसका इस्तेमाल वह डोरोथी को घूरने के लिए करता था, और अगले ही सेकंड में वही भंवर उस आदमी की आंखों में दिखाई दिया। अगले ही सेकंड में एक सुनहरा अधिसूचना पैनल दिखाई दिया, जो जेरास को मुस्कुराने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 419 एप्सियोनेज एजेंट बनना 2। होस्ट ने अराजक दिमाग को सक्रिय कर दिया है। लक्ष्य की इच्छाशक्ति का उपयोग किया जा रहा है। लक्ष्य की इच्छाशक्ति होस्ट की इच्छाशक्ति से 3 गुना कम है। होस्ट ने सफलतापूर्वक प्रतिद्वंद्वी के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। होस्ट अब अपना आदेश जारी कर सकता है। दिलचस्प, जेरास ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए खुद से सोचा। और सिस्टम की तरह ही उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास 2 दिमाग हैं। अगले 3 दिनों तक सो जाओ और भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिले भी थे, जेरास ने आदेश दिया, क्योंकि वह सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल को देख रहा था जो उसकी नज़र के सामने दिखाई दिया। आदेश शुरू हो गया है। आदेश को लक्ष्य के दिमाग में बलपूर्वक डाला गया है। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक कैश माइंड का उपयोग किया है। गुप्त मिशन पूरा हुआ। कैश माइंड का सफलतापूर्वक उपयोग करें। पुरस्कार, एक नया सांख्यिकी गुण जागृत हुआ है, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, इससे मुझे इस क्षमता का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। मैं बाद में इसकी जांच करूंगा, जेरास ने कहा, और उसने उस आदमी का सिर जमीन पर गिरा दिया और शौचालय से बाहर निकल गया। क्लम्प। दरवाजा बंद हो गया था और जेरास ने दरवाजे की घुंडी पर ताकत लगाई और उसे अपनी प्रयोगशाला की जेब में रखने से पहले बलपूर्वक खींच लिया। अब जब वह दरवाजा बंद हो गया था और दरवाजे की घुंडी मुड़ गई थी, ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी शौचालय का उपयोग न करे, और जब तक वे इसे ठीक करने के लिए आते तब तक वह अपने मिशन से बहुत पहले ही बाहर निकल चुका होता। तुरंत वह रेस्तरां के निकास से बाहर निकल गया और ठीक सामने स्थित बड़े संगठन की ओर बढ़ गया। अपने चेहरे पर एक आलसी भाव के साथ संगठन के बाहर हर दर्रे पर गार्डों के समूह द्वारा रोके जाने के बावजूद वह आसानी से मुख्य संगठन में प्रवेश कर गया। बहुत आसान, नींबू निचोड़ने जैसा, जेरास ने अपने मन में सोचा और घूमते हुए गिलासों को खोला और दरवाजे में प्रवेश किया। उसके बाद जो उसका सामना हुआ वह एक बड़ा हॉल था, जिसमें जियारन की भीड़ घूम रही थी, जो उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। एक सेकंड और इंतजार किए बिना उसने समूह में वापस लौटने की कोशिश नहीं की और बस सीढ़ी की ओर बढ़ गया और जल्दी से ऊपर चढ़ गया। अजीब बात यह है कि जियारन के पास लिफ्ट नहीं है और वे अभी भी आम सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी चढ़ते हुए वह गार्डों की भीड़ के बीच से चला और वह जल्दी से 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया, लेकिन इस बार जियारन ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। तुरंत जेरास भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आपका कार्ड प्लीज, उन्होंने पूछा, और तुरंत उसने कार्ड निकाला और उन्हें दे दिया। आपकी कार केवल एक अथॉरिटी लेवल 4 कार्ड है। ये 5वां लेवल है, आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, गार्ड ने कहा, और उसने अपना कार्ड वापस उसकी ओर फेंका और जेरा ने उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर घबराई हुई हंसी। मैं वास्तव में 4थी मंजिल पर जा रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मुझमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है और मैं 5वीं सीढ़ी तक पहुँच गया हूँ। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद भाइयों। जेरास जोर से हंसा और उसने बार बार झुककर प्रणाम किया। इसकी चिंता मत करो, गार्ड ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने उसे जल्दी से नीचे की ओर गायब होते देखा, वापस 4थी मंजिल पर। बहुत ज्यादा जिंदा दिल है न, 2 गार्डों में से एक ने कहा और दूसरे ने मजाक में कहा। छी बेवकूफ, उसने जवाब दिया, इससे पहले कि वे अपने पिछले मामले पर चर्चा करना जारी रखें। जेरास सीढ़ियों से नीचे चला गया, उसकी आंखें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। पिछले 3 दिनों की अपनी जांच से वह बता सकता था कि सबसे गोपनीय जानकारी 5वीं मंजिल पर ही रखी गई थी। वह वही जगह थी जहां उसे चाहिए था, लेकिन उसे पास होने के लिए 5वां प्राधिकरण स्तर चाहिए था। मुझे 5वां स्तर पास करने की जरूरत है, उसने खुद से सोचा, और तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस जगह पर एक आराम करने वाली मेज पर चला गया। अराजकता की आंखों को सक्रिय करें, जेरास ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, और तुरंत उसकी बाईं आंख में एक अजीब सा काला बिंदु दिखाई दिया, क्योंकि पूरा क्षेत्र अचानक चमक उठा और उसकी दृष्टि सामान्य से लगभग 3 गुना बढ़ गई। तुरंत उसने सबके गले में पहने कार्डों को स्कैन करना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकांश 4थे स्तर के थे, जैसा कि कहानी में बताया गया था, लेकिन जेरास ने फिर भी स्कैन करना जारी रखा, हर उस व्यक्ति पर नजर रखी जो अंदर आता जाता था।
कुछ देर खाली बैठने के बाद जेरास को आखिरकार एक व्यक्ति मिला जिसने 5वीं कक्षा का अधिकार कार्ड पहना हुआ था और कार्ड पर 5 शब्द लिखा हुआ था। आखिरकार जेरास ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गया जब मोटी विदेशी महिला अचानक उसकी ओर चलने लगी। उसके पीछे 2 लोग थे और वे कोई और नहीं बल्कि डोरोथी के पीछे पीछे रेस्तरां में आए 3 लोगों में से 2 थे। मुझे मत बताओ, जेरास ने थूक निगलते हुए कहा और जैसा कि उसे डर था, महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई, उसकी उग्र आंखें जो उसे छेदना चाहती थीं। उसके पीछे देखते हुए वह उसके पीछे 2 पुरुषों को देख सकता था जो अपने दांत कसकर भींच रहे थे और उसे ऐसा भाव दे रहे थे जो कह रहा था, बकवास। तुरंत जेरास अपनी सीट से उछल पड़ा और धीरे से झुककर बोला, आप कैसी हैं, मिसेज सोलिरा? जेरास ने पूछा। उसकी गर्दन से पसीना टपक रहा था। वह अच्छी तरह जानता था, अब बस एक ही हरकत और वह फंस गया। वह डोरोथी नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह महिला कौन थी, लेकिन पहले से ही संयम में जो भाव प्रकट हुए थे उससे लगता था कि वे मिसेज सोलिरा नामक एक महिला के बारे में मजाक कर रहे थे, जिसके बारे में उसने अनुमान लगाया कि वह उनकी गंदी बॉस थी और उस महिला को देख रही थी। वह एक साइको बॉस की परिभाषा थी, इसलिए उसने तय किया था कि वह वही है, और उसने उसे 4थी मंजिल पर बैठे और कुछ नहीं करते हुए पकड़ लिया, खुद को डोरोथी के जूतों में रखकर। जेरास अच्छी तरह जानता था कि वह फंस गया है। मैं कैसी हूँ, इसका तुम्हारे काम से क्या लेना देना है, तुम्हारा बेकार का कचरा। ऐसा लग रहा था मानो वे उसके गले में बड़े स्पीकर लगा दिए गए हों और जेरा की भौहें बार बार कांप रही थीं। अब मुझे समझ आया कि वे तुम्हें गंवार क्यों कहते हैं। अध्याय 420, गड़बड़। मुझे खेद है, सर, जेरास ने जवाब दिया, जब श्रीमती सोलिरा की आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और उनके पीछे खड़े 2 पुरुषों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सर, क्या उनके सामने खड़े घटिया आदमी ने उन्हें सिर्फ एक आदमी कहा था? वैसे भी, श्रीमती सोलिरा, आप आज वाकई अलग दिख रही हैं। जेरास ने कहा कि उसकी आंखें नकली सदमे और आश्चर्य में चमक रही थीं। ओह, अलग, किस तरह से? श्री सोलिरा ने आश्चर्य से पूछा। उनकी आवाज़ जेरास को यह भ्रम दे रही थी कि अब उनके सिर में एक नया दिल आ गया है। आप आज बहुत अच्छी दिख रही हैं, ज्यादा स्मार्टली ड्रेस्ड, ज्यादा आधिकारिक दिख रही हैं, पहले से कहीं ज्यादा जीवंत। मुझे यकीन है कि हर कोई एक अच्छा सुधार देख सकता है। क्या ये सही नहीं है, हर कोई? जेरास ने हॉल में मौजूद जियारन की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि उन सभी ने तुरंत संकेत को समझ लिया था और तुरंत ही मी सोलिरा को कमरे में सिर्फ चापलूसी के शब्द ही सुनाई दे रहे थे। अगले 3 मिनट तक जेरास भी लगातार सिर हिला रहा था। उसे यकीन था कि डोरोथी अकेली नहीं थी जो आमतौर पर उसके सामने वाली महिला के गुस्से को झेलती थी। उससे बहस करने से उसकी योजनाएं और भी खराब हो जाएंगी, इसलिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे उसके बारे में भूल जाने दिया जाए या उसके अच्छे पक्ष में आ जाए। यही कारण था कि जेरास ने तुरंत उसके सामने चापलूसी की और ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में काम कर गया, क्योंकि उसने देखा कि मी सोलिरा की आंखों की नसें थोड़ी कम हो गई थीं। तुम भाग्यशाली हो कि अचानक तुम्हारा मुंह अच्छा हो गया। अपना काम फिर से शुरू करो, मी सोलिरा ने कहा, और जेरास ने झुककर जल्दी से बड़ी प्रयोगशाला में भाग जाने से पहले कहा जहां अन्य लोग मौजूद थे। उफ! श्री सोलिरा के पीछे बैठे दोनों लोगों ने सांस छोड़ने की आवाज़ सुनी, क्योंकि दोनों ही अपने दोस्त के मुसीबत के पंजों से बच निकलने पर राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? अपना आलसी काम करो, उसने उन दोनों को जोर से चिल्लाया और वे दोनों तुरंत सीधे खड़े हो गए, छाती फुलाए हुए गुब्बारे की तरह। हाँ, मैडम। और उसके बाद जो हुआ वह हवा का झोंका था जो पूरे हॉल में फैल गया और वे दोनों उस जगह से गायब हो गए जहां से जेरास आए थे। छी, आलसी आकलन, श्रीमती सोलिरा ने भयावह रूप से सोचा और फिर वह भी अपने कार्यालय की ओर चल पड़ी। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। 10 मिनट बाद एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सैकड़ों अन्य लोगों के साथ काम करने की मेज़ के सामने देखा जा सकता था। कीबोर्ड पर तीव्र टाइपिंग की आवाज़ कमरों में गूंज रही थी और आईटी विशेषज्ञों की तकनीक अपने लैपटॉप पर जितनी तेज़ी से काम कर सकती थी, कर रही थी। जेरास की आंखें इस समय सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह जियारन जाति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक तक पहुंच दे रहा था, और उसकी आंखें सदमे में और भी चौड़ी होती जा रही थीं क्योंकि वह लगातार फाइलों को देख रहा था। सबसे पहली चीज़ जो उसने तुरंत खोजी वह थी जियारन की जाति की उत्पत्ति और जैसा वह चाहता था। उनके बारे में सब कुछ ठीक से सूचीबद्ध था, जिसमें ऊपरी क्षेत्रों में उनकी स्थिति और पदानुक्रम शामिल था। उसने जो सीखा था उसके अनुसार ऊपरी क्षेत्र एक बहुत विस्तृत स्थान है जो एक ही आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा में है। यह आकाशगंगा का नाम था। हालांकि यह सिर्फ एक आकाशगंगा थी, लेकिन एंड्रोमेडा आकाशगंगा में सैकड़ों और सैकड़ों जातियां मौजूद थीं और ये जातियां 3 पदानुक्रमों में थीं। ईश्वर की संतान जातियां पदानुक्रम में नंबर 1 है, कुलीन जाति पदानुक्रम में नंबर 2 थी, आम जाति रैंकिंग में नंबर 3 थी, और जेरास ने यहाँ जो कुछ भी समझा उससे पता चलता है कि जियारन 3 जातियों में सबसे निचली जातियों से संबंधित थे। आम जातियाँ
इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि जातियों को उनके पास मौजूद शक्तियों के आधार पर विभाजित किया गया था। कोई भी व्यक्ति अपने वंश में कम से कम एक ट्रू यूनिवर्स रैंक विशेषज्ञ होने पर कॉमन रेस में शामिल हो सकता था। यही योग्यता थी, और इससे ज़ेरास को पता चला कि जेआरएन के पास वास्तव में उनके रैंक में यूनिवर्स ओरिजिन रैंक विशेषज्ञ हैं। एलीट रेस में प्रवेश करने के लिए दूसरा मानदंड ये था कि उनके समूह में कम से कम 5 ट्रू यूनिवर्स रैंक विशेषज्ञ हों और साथ ही एक अनंत मूल रैंक विशेषज्ञ भी हो। अनंत मूल रैंक, ज़ेरास ने खुद से सोचा क्योंकि उसे अंततः ट्रू यूनिवर्स रैंक के बाद एक और भी उच्च साधना रैंक के बारे में पता चला। जहां तक अंतिम पदानुक्रम का सवाल है, आवश्यकताएं एक त्रुटि थीं। या तो जेआरएन खुद भी इसे नहीं जानते, या जैसा कि कहा गया है, उनकी पदानुक्रम जानकारी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी उन्होंने जो सीखा था वह उन्हें ऊपरी क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए पर्याप्त था। लोगों के पदानुक्रम के बारे में जानने के बाद ज़ेरास ने जो अगला काम किया वह ये पता लगाने की कोशिश करना था कि ऊपरी क्षेत्र में कोई मानव जाति है या अराजकता भक्षक जाति। वह अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी जगह पर जाना बहुत मुश्किल होगा और विभिन्न जातियों के आतंक के बीच वहां अपना पैर जमाना और भी बड़ा सिरदर्द होगा, इसलिए उसने तुरंत एक ऐसी जाति की खोज करने की कोशिश की जिसे वह अच्छी तरह से जानता था, लेकिन खोज ने एक बार फिर खाली हाथ ला दिया। ऊपरी क्षेत्रों में अराजकता भक्षक जाति की मानव जाति जैसा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसे अराजकता भक्षक जाति से बहुत उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वह निराश था कि कोई मानव जाति थी ही नहीं। लेकिन उसने जल्दी ही यह काम छोड़ दिया और जितनी हो सके उतनी जानकारी खोजने की कोशिश की। अगले 1 घंटे तक ज़ेरास पागलों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करता रहा, और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह जो जानकारी 5वीं मंजिल पर मौजूद थी, सेलेस्ट्रिया परिवार के मुखिया का स्थान, वास्तव में उस सिस्टम में मौजूद थी जिसे वह अभी संचालित कर रहा था। और ज़ेरास ने और भी ज़्यादा मुस्कुराहट बिखेरी क्योंकि वह तेज़ी से टाइप करता रहा और जानकारी को पचाता रहा। 1 और घंटे बाद वह पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन उसका चेहरा बदल गया जब उसने अपना सिर उठाया और देखा कि हर कोई वर्तमान में अपने पैरों पर खड़ा था और वह अकेला बैठा हुआ था। त्रिकोणीय गतिरोध में उसकी सीट के चारों ओर 3 जेआरएन थे जो उसे संदिग्ध नज़र से देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक ने ज़ेरा के दिल को ठंडा कर दिया क्योंकि उसे एक अविश्वसनीय सत्य का एहसास हुआ। वह ये निर्धारित नहीं कर सका कि उस मोटे आदमी का साधना आधार क्या था,